हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सरसाइज है 12.2। इस एक्सरसाइज में आपने कल वाले वीडियो में केवल 2 प्रश्नों का हल देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो भैया आई बटन दबा के उसको जरूर देख लें। थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, एकदम ऐसे समझना है कि जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बस उसी हिसाब से। क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है एग्जाम का, तो आप बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से पढ़ें और एकदम ऐसे पढ़ें कि आप एग्जाम से पहली वाली रात में आज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्नों को कंप्लीट कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, यहां किसी को कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में। तो देखिए बच्चों, अब आगे वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले एक और बात हम आपको बताएं कि यहां पर जो प्रश्न तीसरा, चौथा, पांचवा, ये प्रश्न उत्पादन संबंधित प्रश्न हैं। सारे एक जैसे हैं, बड़े जरूर हैं, सिंपल हैं, एकदम आसान हैं। जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं उनको हम यहां पर बताएंगे, और फिर इसके बाद शेष प्रश्नों को आप स्वयं खुद करें। जिन प्रश्नों का हल आपको ना मिले, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले, मतलब इसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे। मुझे अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि अगले वाले वीडियो में आपके सारे प्रश्नों को हम वहां समावेश कर दें। ठीक है, तो यहां पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें लग रहा है कि ये वास्तव में परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हम उन्हीं प्रश्नों का हम यहां पर हल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में आया भी है और इससे पहले भी काफी बार आया है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 देखें, सॉरी 3 नहीं 4 देखें। देखो लिखा है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है और एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर कार्य करना पड़ता है। वह नटों से रुपया 17.50 प्रति पैकेट और बोल्टों से 7 रुपए प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटा किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जाए। देखिए यहां पर क्या करना है, लाभ का अधिकतमीकरण करना है। ठीक है, लाभ को, अधिकतम लाभ हमें प्राप्त करना है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार देखो चीजें दी गई हैं कि नट कितने हैं, मान लें नटों की संख्या x है। यह है प्रश्न संख्या 4। माना नटों की संख्या मान लेते हैं x और बोल्टों की संख्या मान लेते हैं y। बोल्टों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। ठीक है, तो नट और बोल्ट 2 आइटम यहां पर कोई फैक्ट्री बना रही है। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पूरा एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमें करना है, पूरा इसे पहले टेबल में बना लेते हैं। यहां पर हमें लिखना है 2 आइटम बनाने हैं। कौन कौन से, यहां लिख दें आइटम। एक बनाना है नट और एक यहां पर बोल्ट, 2 आइटम बन रहे हैं। ठीक है, और उसमें देखो क्या क्या दिया गया है, इनकी संख्या यहां पर लिख देते हैं। संख्या मान लेते हैं कि नट X और बोल्ट Y निर्माण किए गए। ठीक है, इसके बाद में देखो मशीनें लगी हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ें। यहां पर लिखा है, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन A पर 1 घंटा और मशीन B पर 3 घंटा काम होता है। मतलब A और B 2 मशीनें हैं। यहां पर लिख लें A मशीन पर काम, A मशीन पर समय लिख दें, है ना, कितना समय काम हुआ, यहां लिख दें समय। और यहां लिख दें बी मशीन पर समय। बी मशीन पर कितना समय कार्य हुआ और ए मशीन पर कितना समय कार्य हुआ। और साथ में आपसे लाभ पूछा गया है कि प्रति पैकेट लाभ कितना हुआ, वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये लाभ मान लीजिए। ठीक है, यहां पर एक बार फिर समझे, नटों की संख्या नहीं है बल्कि नटों के पैकेटों की संख्या है। यहां पर एक बार सुधार करके लिख लें, नटों के पैकेटों की संख्या। यहां पर इस प्रकार लिख लें, नटों के पैकेटों की संख्या बराबर कितनी लिख दें, x। और इसी प्रकार बोल्ट के पैकेटों की संख्या
बोल्टों के पैकेटों की संख्या, यहां लिख दें पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या बराबर कितनी 22। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहां पर अब मशीन ए ने कितना काम किया है, देखो ध्यान दें, नट बनाने के लिए यहां पर सवाल आपको पढ़ते जाएं ध्यान से और आपको यहां पर फिलिंग करनी है पूरी बातें। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक, मशीन ए को 1 घंटा काम करना पड़ता है, यहां लिख दें 1 घंटा, और मशीन बी को 3 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है जबकि एक पैकेट बोल्ट का निर्माण करने के लिए 3 घंटे मशीन ए लगाती है, यहां लिख दें 3 घंटे बोल्ट बनाने के लिए 3 घंटे मशीन ए लगाती है, और इसमें लिखा हुआ है तथा बी पर काम 1 घंटा होता है ना, ए पर, और 1 घंटा मशीन बी, तो यहां पर 1 घंटा मशीन बी का इसने बोल्ट बनाने में 1 घंटा लगी मशीन बी का काम किया है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, लाभ कितना हुआ है, यहां पर लिखा है वह नटों से 17 रुपया 50 पैसे प्रति पैकेट, 17 रुपया 50 पैसा प्रति पैकेट नटों से लाभ हो रहा है। 17 रुपया 50 पैसा, यहां लिख दें, रुपया पहले लिख लें, रुपया 17 रुपया 50 पैसा दिया गया है प्रति पैकेट। ठीक है, और इसके बाद में बोल्टों से कितना लाभ हो रहा है, वो हो रहा है आपका 7 रुपए प्रति पैकेट लाभ कमाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 7 रुपए प्रति पैकेट। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमें और कुछ बातें दी गई हैं, उनको भी पढ़ें। क्या दिया है, यदि प्रतिदिन मशीन का अधिकतम उपयोग 12 घंटा किया जाए, मतलब ये दोनों मशीनें 12 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर सकती, मतलब इसके लिए जो मशीनें उपयोग में लाई गई हैं उनका समय दिया गया है, यहां लिख दें 12 घंटा मशीन ए चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती, और 12 ही घंटा मशीन बी चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर जो लाभ हुआ है उसका मैक्सिमाइजेशन करना है, यहां लिख देते हैं अधिकतम लाभ हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, और ये आपका उपलब्ध अधिकतम समय अधिकतम समय तम समय। ठीक, ये समय दिया गया है, इससे ज्यादा मशीनें काम नहीं कर सकती, 12 घंटे से ज्यादा मशीनें काम नहीं कर सकती। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके हमें फॉर्मुलेशन मानी इसका हमें सूत्रीकरण करना है, समझें ध्यान से। देखो लिखा है एक पैकेट के लिए 1 घंटा लगता है, मशीन ए 1 घंटा लगाती है, और एक्स पैकेट बनाना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1x। ठीक है, इसी प्रकार मशीन बी ने बोल्ट बनाए, उसमें एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटा समय लिया, और 22 पैकेट अगर बोल्ट बनाएगी तो यहां पर हम लिख देंगे 3/22 और इन दोनों को जोड़ दें, जबकि यहां पर कुल समय जो है वो 12 घंटा से अधिक नहीं हो सकता, मतलब लेस देन इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। ठीक, 12 तो हो सकता है लेकिन 12 से कम रहे, ज्यादा नहीं, तो इसलिए कम वाला निशान लगाना है आपको। तो इस प्रकार से एक आपकी ये इक्वलिटी तैयार हो गई। ठीक, असमका 1 बन गई। इसके बाद में मशीन बी के द्वारा जो समय है वो भी 12 घंटा है, उसके लिए भी बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीका से करना है। कितना लिख दें 3x और प्लस में लिखेंगे 1/22 और लेस देन इक्वल टू 12, यहां भी एक दूसरी असमका ये बन गई। समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखिए एक पैकेट पर लाभ हुआ है काय पे, नट पर कितना 17 रुपए 50 पैसे एक पैकेट पर, और x पैकेटों पर लाभ कितना होगा, यहां सीधा गुणा कर दें तो ये अधिकतम लाभ निकल आएगा। क्या, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ, और इसको यहां z से प्रदर्शित कर दें तो यहां पर देखो हमें नटों से जो लाभ मिला है वो तो मिल गया कितना 17.5x लिख दें, या 50 भी लिख सकते हो, इंटू x, ये नटों का लाभ हो गया। और बोल्टों से लाभ होगा उसको लिखना है, एक पैकेट पर 7 रुपए लाभ हो रहा है, 22 पैकेट पर कितना हो जाएगा 7/22। तो इस तरीके से जो अधिकतम लाभ होगा उसका हमें अधिकतमी, मतलब लाभ जो होगा उसका हमें अधिकतमीकरण करना है, इस z का हमें अधिकतमीकरण करना है। ठीक, और आपको पता है जो हमने x और y नट बोल्टों की पैकेट की संख्या मानी है वो तो निश्चित रूप से 0 से बड़ी होगी, तो इसमें आपको कुछ नया नहीं लिखना है, x, y ये दोनों ही 0 से बड़े होंगे, इस पर इसका नंबर हम यहां पर तीसरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपका बिल्कुल सवाल एकदम कंप्लीट हो गया।
अब आप बुक यहां रख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। सीधा सीधा आपको अब समझना है, इसका हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आलेख खींचना होता है, फिर इसका आलेख खींचेंगे और x, y ग्रेटर देन 0 का अर्थ सीधा आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम इनका सबसे पहले आपको करना है नंबर 1 पहला स्टेप, यहां लिख दें पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, x प्लस 3y और लेस देन 12, इसका हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले आलेख खींचना है, का आलेख यहां लिख दें, आलेख, ठीक। तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से करना होता है। क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम रेखीकरण मतलब रेखा का समीकरण बना दें, यहां इक्वल का निशान लगा दें, तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 12। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या, 12 से भाग कर दें, तो जैसे ही हम 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 12 प्लस में y बटे, अगर 12 करोगे 3 से भाग करोगे तो 4 बचेगा, है ना, और बराबर में 1। तो अब बताओ बिंदु a और b कौन कौन से मिल गए, a बिंदु मिल गया 12,0, जबकि b बिंदु के निर्देशांक 0,12 मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बात और हमें देखनी होती है, चलो यहां पर हम लिख देते हैं। अब क्या आगे वाली बात देखनी है कि यहां पर ये जो असमका है इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, मतलब x प्लस 3y और इज लेस देन इक्वल टू 12 लिखा है, उसका हमें क्या करना है, हल क्षेत्र ढूंढना है। तो हल क्षेत्र ढूंढने के लिए क्या करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रख दें यहां पर मूल बिंदु की ओर, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर हो जाएगा, और यदि सेटिस्फाई ना हो तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहां पर रख के देख लेते हैं, देखो 0 प्लस 3 इंटू यहां भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, जो कि बिल्कुल एकदम सत्य है ना, सत्य, क्योंकि 0 का मान छोटा होता है, 12 का मान बड़ा होता है, एकदम सत्य है ना, यहां लिख दें सत्य। इसका मतलब हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब आते हैं दूसरे वाले स्टेप पर, यहां लिख दें स्टेप नंबर 2। देखिए दूसरे वाले स्टेप में आपको क्या करना है, 3x प्लस वाई बराबर में यहां लिख दें 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, इसका भी हमें आलेख खींचना है, का आलेख खींच दें। तो कैसे खींचेंगे, इसका हम सबसे पहले रेखा का समीकरण बनाएं, 3x प्लस वाई बराबर यहां लिख दें 12, और अब हम यहां 12 का जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 4 प्लस वाई बटे में 12 बराबर में 1, ठीक है। और अब यहां पर देखो बिंदु, यहां इस रेखा पर दो बिंदु मान लेते हैं C और D, तो ये हो जाएगा 4,0 और ये बिंदु D बराबर हो जाएगा 0,12, ठीक है इतना। अब ये CD जो रेखा है, ये CD रेखा का हल क्षेत्र ढूंढना है, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से वही काम करना है, x प्लस 3x प्लस y और लेस देन इक्वल टू कितना है 12। इसमें आपको क्या करना होता है, x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है, और रखने पर हमें चेक करना है कि ये वास्तव में सत्य है या असत्य है। तो क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल एकदम सत्य हो जाएगा है ना। तो इसका मतलब ये CD रेखा है, जो इसका भी हल क्षेत्र कहां है, मूल बिंदु की ओर है। अब बस इसका मतलब तो आप सीधा सीधा जानते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र, इसका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष पर, y अक्ष के दाईं ओर, और ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर की ओर, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट की सीधी बात, क्लियर। अब इनको हम ग्राफ पर देखो सजा के रखते हैं। चलिए यहां पर हम ग्राफ पेपर पर सीधे हम क्या काम करते हैं, दो रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्व रेखा, ऐसा ही तो करते हैं, और ये आपका हो जाता है मूल बिंदु। तो यहां से अब आपको देखो सबसे पहले रेखा नंबर 1 जिसके की बिंदु है 12,0 और ये बी बिंदु है 0,2, इसका हमें पहले ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखो नंबरिंग कर दें, 1 यहां 2 यहां 3 4 5 और 6 7 ये 8 ये 9, और यहां पर आपको देखो यहां पर अप और आगे बढ़ाएं, 9 के बाद 10 और ये 11 और ये 12, इस तरीके से, ठीक है। और इधर की ओर देखो जो y अक्ष है उधर भी आपको इसी प्रकार ये नंबरिंग कर दें, 1 ये 2 और ये 3 ये 4 ये 5 और यहां पर 6 ये 7 ये 8 ये 9, जो भी जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो समझने की कुछ बात इस प्रकार है कि यहां पर जो भी हम काम कर रहे हैं ये आपका पेंसिल से नहीं हो रहा है, स्केल से नहीं हो रहा है, नाप तोल नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर जब बनाना है तो बढ़िया सा एकदम पेंसिल से बनाना है और पटरी से,
है ना, स्केल और पेंसिल से बनाना है। ठीक है, एकदम बढ़िया साफ सुथरा चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले ए बी रेखा खींचने के लिए हमें 12,0 बिंदु ट्रेस करना है। तो यहां पर देखो ये बिंदु है 12, यहां लिख दें 0, तो ये हो गया 12,0 और ये बिंदु कौन सा है, ए बिंदु है। ठीक है, इसके बाद बी बिंदु को दर्शाना है, मानी 0,2 को दर्शाना है। तो 0,2 का मतलब यहां पर ये बिंदु हो जाएगा 0,2, यहां लिख दें, और ये बिंदु आपका कौन सा है, बी बिंदु है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी बिंदु को ए से मिलाएंगे, तो ये आपका एक रेखा बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये रेखा हो गया ए बी रेखा। ठीक, क्लियर। और इस पर ए बी रेखा पर एक नंबर डाल दें। इसके बाद हम सी डी रेखा की बात करें, जो स्टेप नंबर 2 में हमने सी डी रेखा ड्रॉ करी है, सी डी, इसके हम दोनों बिंदुओं को बना दें। 4,0 पहले बनाएंगे, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा, देखो 4,0, कितना लिखेंगे, 4,0, ये बिंदु हो जाएगा, और इस बिंदु का नाम हम डाल देते हैं सी। और इसके बाद डी बिंदु है 0,12, तो ये आपका 0,12 का मतलब ये 11, और यहां पर लिख दें कितना, 12, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,12, और इसको डी नाम दे, कितना, डी नाम। ठीक है, और हमने बताया कि x बराबर 0 वाली जो रेखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली रेखा है, वो बाई एक्स पर, बाई एक्स की दाईं ओर, और x ये y इज ग्रेटर देन 0 वाली रेखा x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर की ओर। तो यहां पर इस तरीके से सबसे पहले हम इनका देखो C और D बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, ये आपका CD रेखा हो गया। ठीक है, और ये इस पर हम नंबर डाल देते हैं सेकेंड। अब हमने इसके हल क्षेत्र जो बताए उनके बारे में समझें। AB का जो हल क्षेत्र है हमने बताया मूल बिंदु की ओर, मानी इधर की ओर आपको ड्रॉ इस तरीके से रेखांकित कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो रेखा है आपकी CD, इस CD का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा, देखो ये भी सत्य निकला था, इसका मतलब हल क्षेत्र इसका भी कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस तरीके से देखो मूल बिंदु की ओर इसको भी आपको इस तरीके से बनाना है यहां। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो जो इसका उभयनिष्ठ भाग है वो आपका देखो इतना है ये। ठीक, जो इसको कहते हैं हल क्षेत्र, क्या कहते हैं, हल क्षेत्र। और ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखें हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कौन सा हल क्षेत्र है, आपको लिखना है देखो ओ सी ई बी, ओ सी ई बी, ये आपका हल क्षेत्र। ठीक, अब इस हल क्षेत्र में ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहां लिख दें प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ई के निर्देशांक हम पहले ज्ञात करें। ठीक, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये दोनों रेखाओं मानी ए बी रेखा और सी डी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब हम ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों को हल कर लेते हैं। ए बी रेखा का समीकरण कितना है, ये है x + 3y बराबर 12, x + 3y बराबर 12, और यहां सी डी रेखा लिखें, और सी डी रेखा आपकी है 3x + y बराबर 12, 3x + में y बराबर में 12, और यहां पर इनको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करना है, अगर हम y के गुणांक बराबर कर दें तो यहां 3 का गुणा कर दें, और ये हो जाएगा 9x + में 3y बराबर 12 × 36, और इसमें से हमें x + 3y बराबर में 12 यहां घटाना है, और घटाने के बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, y से y कट जाएगा, इसमें यहां घटा के लिख दें, अगर ये 9x में एक x घटाएंगे तो ये बचेगा 8x, और बराबर यहां पर देखो 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और x बराबर कितना लिखोगे, 8 का भाग करोगे 3। ठीक, और x बराबर 3 अगर हम इस इक्वेशन में पहले वाले ए बी रेखा में रख दें तो यहां पर y का मान देखो कितना मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा 9 में से 3 का भाग चला जाएगा, तो y का मान कितना, 3 निकला है। ठीक, तो अब हम कहेंगे यहां प्रतिच्छेद बिंदु कितने मिल गए, 3,3 ये। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको जो हल क्षेत्र मिला उसके सभी कोनिक पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, यहां पर हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिख लें, कोणीय बिंदु। तो जो कोणीय बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये कि आपका है ये बी बिंदु, और इसके निर्देशांक हमें पता है कितने, 0,4, और एक आपका बिंदु है ई, इसके निर्देशांक कितने हैं, ई बिंदु के निर्देशांक हैं 3,3, और एक आपका बिंदु है ये सी, इसके निर्देशांक कितने हैं, 4,0,
और इन बिंदुओं पर हमें z का अधिकतमीकरण करना है। ठीक, तो यहां पर z बराबर जो दिया गया है वो कितना है, z बराबर ये है आपका, ये देखिए z बराबर है 17.5x प्लस 7y। z बराबर है 17.5x प्लस में 7y, ये z की वैल्यू है। और यहां पर z की वैल्यू पहले हम b बिंदु पर निकालें, फिर e बिंदु पर निकालें, फिर c बिंदु पर निकालें, और जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आए z की, वो हमारी अधिकतम मान कहलाएगा, z का अधिकतम मान कहलाएगा। ठीक है, तो बिंदु, सबसे पहले बिंदु b पर हम ज्ञात करेंगे 0,4 पर। बिंदु 0,4 पर z का मान देखो कितना निकलेगा। यहां पर हम सबसे पहले करेंगे 17.50 में x का मानी 0 का गुणा कर दें, पूरा 0 हो जाएगा। 7 गुणे कितना, 4, 7 चौको 28 लिख दें, 28 लिख दें भाई। ठीक है, बिंदु b पर z का मान 28 आ गया। अब e बिंदु पर आ जाओ, बिंदु e पर, तो जो e बिंदु है उसके निर्देशांक हैं 3,3, इस पर हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो z बराबर देखो कितना हो जाएगा, 17.50 इंटू एक्स का मान लिखेंगे 3, और प्लस में लिखेंगे कितना, 7 इंटू वाई का मान भी 3 लिखेंगे। तो यहां इसको हल कर दें, देखो इसको 0 लिख लें, और ये आपका 3 पंचे 15 लिख दें, फिर एक हासिल में 17 तिया 51 और एक 52 लिख दें। तो 52.5 प्लस 7 तिया 21, और दोनों को जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा देखो कितना, 5 दशमलव ये ज्यों का त्यों, और 2 और 1 3 और 5 2 7, 73.5। ठीक है, और इसके बाद अब एक बिंदु और बचा है, उस पर भी हम चेक करेंगे सी बिंदु पर। ठीक, यहां पर थोड़ी जगह कम लग रही है भाई, अब क्या कर दें, चलो कोई बात नहीं, 3,3 यहां लिख देते हैं। अब बिंदु यहां पर एक दूसरा और है, लास्ट वाला 4,0, और 4,0 पर आपको z की वैल्यू चेक करनी है। तो z की वैल्यू देखो कितनी निकल आएगी, लिख देते हैं 17.50 गुणा x का मान 4 लिखेंगे, प्लस 7 और y का मान 0 लिखेंगे। तो बराबर में ये आएगा कितना, 5 चौको 20, और दशमलव लगा दें यहां पर, और 17 चौको 68, और 2 ये 70 हो जाएगा, है ना, 70 लिख दें। तो अब बताओ भाई कहां पर वैल्यू सबसे बड़ी आ रही z की, ये बिंदु 3,3 पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही। ठीक, 3,3 पर, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 3,3 पर। हम कह सकते हैं कि x बराबर 3, y बराबर 3, z का सबसे अधिकतम मान होगा। यहां पर लिख देते हैं x बराबर 3 मानी नटों की जो पैकेटों की संख्या है वो कितनी है, 3, और बोल्ट जो बनाए गए उनके पैकेटों की संख्या है y, वो भी आपकी 3 है, मानी y बराबर भी 3 है। तब हमें अधिकतम लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है, देखो यहां लिख दें, अधिकतम लाभ जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 73.50 रुपया। ठीक, ये आपका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। कब, जब 3 पैकेट आपके बनाए जाएं नटों के, और 3 ही पैकेट बोल्टों के बनाए जाएं, तो अधिकतम लाभ 73.50 रुपया प्राप्त होता है। क्लियर, कोई डाउट? इस प्रकार से ये प्रश्न आपका चौथा जो कि हमने बताया आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, एक प्रश्न और आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे आपको अब प्रश्न संख्या 5 स्वयं कर लेना है, 6 भी आपको स्वयं करना है, और ये आपका जो 7वां प्रश्न है उसको हम पढ़ के आपको सुनाएंगे और इसी का हम हल करवाएंगे। देखिए, एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में और 5 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटा उपलब्ध है। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर ₹5 और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर ₹6 का लाभ होना है। ज्ञात करिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। देखिए, हमसे पूछा गया है कि जो लाभ हो रहा है उस लाभ का अधिकतमीकरण करना है, तो हमें स्मृति चिन्हों की कितनी कितनी संख्या
कंपनी के द्वारा निर्माण कितने कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण करना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो मान लेते हैं कि ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह का निर्माण करना है, उनकी संख्या हम मान लेते हैं। देखो यहां पर प्रश्न संख्या है 7। माना ए प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या, मान लेते हैं कि स्मृति चिन्हों की संख्या कितनी है, x। ए प्रकार के जो स्मृति चिन्ह बना रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, x मान लें, और बी प्रकार के जो स्मृति चिन्ह बने हैं उनकी संख्या हम y मान लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि यहां पर देखो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या देखो हमें दिया गया है। लिखा है एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह, ये दो प्रकार के स्मृति चिन्ह। पहले हमें यहां पर देखो एक टेबल बना लेनी है, उस टेबल में सारी डिटेल यहां पर हमें पहले उपलब्ध हो जाएगी। यहां पर हम पहले बना के टेबल यहां पर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहां लिखें स्मृति चिन्ह, क्या लिख दें, स्मृति चिन्ह। और ये स्मृति चिन्ह ए और बी दो प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं, उनकी संख्या यहां लिख दें। संख्या कितनी है इसकी मान लेते हैं, ए प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं वो x हैं और बी प्रकार के जो स्मृति चिन्ह हैं वो हैं y। और इसके बाद में देखो हमें क्या दिया गया है, इसके जोड़ने और काटने के लिए सबसे पहले देखो दिया गया है आपका ये है आपका ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। तो यहां पर काटने का समय लिख दें और जोड़ने का समय यहां लिख दें। यहां लिख दें काटने का समय और यहां लिख दें जोड़ने का समय, ठीक है। और ये अंत में इसमें कितना लाभ हुआ है वो आपको यहां अंत में लिखना है, लाभ, ठीक है। अच्छा चलिए यहां पर समझिए कि जो ए प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं x हैं वो उनको काटने में कितना देखो समय लग रहा है, यहां पर समझ लेते हैं। पहले 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। एक स्मृति चिन्ह को काटने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, और ये इसके जोड़ने में लगते हैं कितने, 8 मिनट, है ना। जोड़ने में लगते हैं 10 मिनट, 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। जबकि आगे देखिए जो आपका बी प्रकार का स्मृति चिन्ह है उसको जोड़ने और काटने का समय देखो कितना दिया गया है। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में लगते हैं और जोड़ने में भी 8 मिनट ही लगते हैं, 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं, ठीक। और इसके बाद और क्या दिया गया है देखो, सारी डिटेल पहले पढ़ लें अच्छी तरीके से। आगे लिखा है इसमें दिया है कि काटने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है और जोड़ने के लिए 4 घंटा उपलब्ध है। काटने का कुल समय टोटल जो है वो कितना है, इसके नीचे यहां लिखते हैं कितना है, ये है आपका 3 घंटा 20 मिनट, मतलब 3 घंटे का मतलब हो गया 6 × 18 180 मिनट हो गया, और 20 मिनट और जोड़ दें तो ये आपका 200 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 मिनट। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो 200 मिनट काटने के लिए इसमें उपलब्ध है, और जोड़ने के लिए हमें दिया गया है कितना, 4 घंटे का समय, है ना। कितना है, ये दिया गया है 4 घंटा उपलब्ध है। 4 घंटे का मतलब कितना हो गया, 4 × 24 मानी 240 मिनट उपलब्ध है ये जोड़ने के लिए, मिनट, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं लाभ की बात, देखो लिखी है उसको पढ़ें। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के पर 5 रुपया और बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। तो इस पर लाभ होता है 5 रुपए का, यहां लिख दें ₹5 प्रति स्मृति चिन्ह, ठीक है। और यहां पर ये आपका 6 रुपए, ₹6 प्रति स्मृति चिन्ह, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए समझिए, आपको पूरी बातें आपको यहां पर उपलब्ध हो गई हैं। अब आपको क्या करना है समझिए। सवाल में दिया गया है कि एक स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है और x स्मृति चिन्हों का निर्माण करना है, तो लाभ हो जाएगा कितना, 5x। और इसी प्रकार एक स्मृति चिन्ह पर जो लाभ होता है
वो होता है 6 रुपए। तो 22 स्मृत चिन्हों पर लाभ कितना हो जाएगा, यहां लिखना है 6 बाई। तो कुल लाभ आपका ये निकल के आ गया, कुल लाभ। और ये कुल लाभ जो निकल के आया है उसी लाभ का हमें मैक्सिमाइजेशन करना है। तो इसको हम z बराबर लिखते हैं 5x प्लस 6 बाई। इसका हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। ठीक है। इसके बाद देखो यहां से अब आप समझो काटने के लिए कितना और जोड़ने के लिए कितना समय है। ये देखो लिखा है एक स्मृत चिन्ह को जोड़ने के लिए काटने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, और x स्मृत चिन्हों को अगर काटना है तो समय कितना लग जाएगा, यहां लिखना है 5x। और इसी प्रकार ये आपका 8 मिनट लगता है जो ये काटने के लिए बी प्रकार का जो स्मृत चिन्ह है उसको काटने के लिए 8 मिनट लगता है। और 22 स्मृत चिन्ह है तो इसको काटने के लिए समय हो जाएगा 8 बाई। और यहां पर अधिकतम समय जो दिया गया है वो है 200 मिनट, मतलब 200 मिनट से ज्यादा नहीं, 200 मिनट से ज्यादा इसका समय हम नहीं दे सकते हैं। 200 मिनट का मतलब हमने कितना बताया, 3 घंटा 20 मिनट, है ना। चलिए एक आपका ये हो गया पहला इक्वेशन, मानी इसकी असमका पहली बन गई। यहां पर जोड़ने के लिए जो समय है उस पर भी एक आपको असमका तैयार करना है। देखो लिखना है 10x, बिल्कुल सिमिलर तरीका से 10x और प्लस में 8 बाई लेस देन इक्वल टू यहां पर 240 मिनट लिख दें। तो ये आपकी असमका दूसरी बन गई। अब एक तीसरी बात तो आपको पता ही है कि x और y ये निश्चित रूप से शून्य से बड़े या शून्य के बराबर हो सकते हैं। तो इस पर आपको एक तीसरा इक्वेशन यहां डाल, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करनी है, बस इसकी सीधा काम है। अब कुछ आगे नहीं करना है। देखिए पहले तो यहां थोड़ी जगह और है, हम थोड़ा यहां लिख लें। सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें आलेख खींचना है। पहले स्टेप में हमें आलेख खींचना है पहली वाली असमका का, मानी 5x प्लस में यहां लिखेंगे 8 बाई लेस देन इक्वल टू 20, ये आपका 200। ठीक है। इसका हम अगर समीकरण बनाएं तो समीकरण इस प्रकार से बना सकते हैं 5x प्लस 8 बाई और बराबर में 200, एक ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसका अगर हम यहां पर देखो अंतःखंड रूप में इस रेखा को बदल दें तो इसको लिख सकते हैं 5x बटे में लिख दें यहां 200 प्लस में यहां लिखेंगे 8 बाई बटे में लिख दें 200 और बराबर में 1। इसके बाद यहां इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये x ऊपर बचेगा और नीचे हो जाएगा, देखो 5 चौका 20 मानी 40 हो जाएगा। प्लस में यहां पर 22 और अपॉन में 8 से इसको भाग करें, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 चौको 32, 8 पंच 40, 5 बार है ना, 25 बार कट जाएगा और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है। और बस इस प्रकार से आपको देखो यहां पर 2 बिंदु मिल जाएंगे। एक बिंदु ए होगा, उसका हमें निर्देशांक लिखना है 40,0 और एक ये बिंदु बी मिल जाएगा, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,25। ठीक है। अब रेखा जो ए बी मिल गई, यहां पर देखो रेखा ए बी मिली और ये ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र होता है उसको हमें चेक करना होता है। तो जो ए बी रेखा का हल क्षेत्र चेक करने के लिए इसी फलन को हम यहां पर देखो इस असमका को ले लेते हैं 5x और प्लस का है आपका 8 बाई और लेस देन इक्वल टू कितना है 200। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम मूल बिंदु से यहां अगर संतुष्ट करा दें तो 0,0 से यदि संतुष्ट कराएं, मानी इसको लिख दें x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो जैसे हम यहां पर रख देंगे तो ये मिल जाएगा, देखो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ये बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है क्योंकि 0 छोटा होता है 200 बड़ा होता है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की ओर, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है तो इसका हल क्षेत्र कहां आएगा, मानी जो ए बी रेखा है उसके नीचे की ओर, मतलब मूल बिंदु की ओर। ठीक है। तो यहां पर लिख दें रेखा ए बी का हल क्षेत्र, रेखा ए बी का हल क्षेत्र कहां होगा, आपको लिखना है मूल बिंदु की ओर या रेखा ए बी के नीचे की ओर, रेखा ए बी के नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है। ऐसा लिख दें दी गई असमका का हल क्षेत्र है, असमका का हल क्षेत्र, असमिका का हल क्षेत्र जो होगा वो कहां पर होगा, रेखा ए बी के नीचे की ओर होगा। ठीक है। इसके बाद हम स्टेप नंबर दूसरा यहां लिखेंगे और दूसरे स्टेप में दूसरी वाली असमका है उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास लिखा है देखो कितना 10x और प्लस का है 8 बाई
और लेस देन इक्वल टू 200 कितना है 40। ठीक है, इसका हमें बिल्कुल उसी प्रकार से पहले हमें रेखा का समीकरण बनाना है। 10x प्लस में 8y बराबर लिखेंगे 240। अब 240 से भाग कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो 0 कैंसिल हो जाएगा मानी 24 हो जाएगा, प्लस में यहां से y अपॉन में 8 दिया 24 मानी 30 हो जाएगा, और बराबर में इसको लिख दें कितना 1। अब यहां पर देखो दूसरी रेखा एक कोई बन गई CD, इसका नाम डाल लें तो बिंदु C मिलेगा, उसके निर्देशांक हो जाएंगे कितने, C बिंदु के निर्देशांक, बिंदु C इसके निर्देशांक हो जाएंगे 24,0 और बिंदु D है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,30। ठीक है, अब रेखा CD जो मिली उसका हल क्षेत्र कहां पर होगा, देखो आपको लिखना है असमका आपकी जो है वो पहले लिख लें 10x प्लस का 8y लेस देन इक्वल टू 240। इसका हल क्षेत्र ढूंढना है तो x बराबर 0 और y बराबर 0 यहां रख दें, तो रखने से देखो ये संतुष्ट हो जाए तो समझो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, और यदि संतुष्ट ना हो तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। तो बस वही काम करना है, देखो इसको 0 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में यहां पर लिखेंगे कितना हम 240, कितना लिखेंगे 240। ठीक है, अब आपको निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि ये बात बिल्कुल एकदम सत्य लिखी है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, रेखा CD का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां होगा, मूल बिंदु की ओर। लिख लें रेखा CD का हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर होगा, या ये कहें मूल बिंदु की ओर, या ये कहें कि रेखा CD के नीचे की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हम वो बात बिल्कुल अच्छी से जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है कि रेखा जो है वो y अक्ष और y अक्ष के दाईं ओर है, और y इज ग्रेटर देन 0 का अर्थ होता है कि रेखा x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर की ओर इसका हल है। ठीक, इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आता है क्योंकि बार बार वही बात नहीं लिखेंगे, जगह कम होती है। तो चलो अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहां पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक आपकी ये क्षैतिज रेखा खींचेंगे, और यहां पर ये आपका मूल बिंदु। ठीक है, इसके बाद अब हम AB रेखा की बात करें तो AB रेखा में जो बिंदु हैं वो हैं आपके कहां पर हैं, देखो ये लिखे हैं A बिंदु 40,0 और B बिंदु है 0,25। तो यहां पर देखो 40 इकाई बनाना थोड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि हम कहां तक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसको हम जो 1 सेंटीमीटर का एक खाना है उसको 10 इकाई मान लेते हैं। यहां पर लिख दें 10 और यहां पर लिखेंगे 20 और तीसरे यहां पर 30 लिख दें, यहां पर 40 लिख दें, 50 लिख दें, इस तरीके से। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार y अक्ष पर भी यही पैमाना मान लें, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहां पर 30 और ये 40 और ये आगे 50। ठीक, आगे इसके बाद देखिए यहां पर A बिंदु को हम कैसे दर्शाएंगे, A बिंदु के निर्देशांक 40,0 हैं, तो इसका मतलब ये बिंदु आपका A हो जाएगा, इसके हम निर्देशांक लिखते हैं 40,0। ठीक, ये बिंदु इसी को हम यहां A लिख दें। ठीक है, इसके बाद ये B बिंदु है 0,25, तो 25 कहां आएगा, 20 और 30 के बीच में यहां कहीं आपका बिंदु होगा, इसको हम लिख लेते हैं 0, ये दूसरी कलम कहां है भाई, तो चलो इसी से लिख देते हैं 0,25, इसका है पॉइंट 0,25 लिख दें, और ये बिंदु है कौन सा, B, ये है B बिंदु। ठीक है, इसको यहां B बिंदु को A बिंदु से मिला दें तो ये आपका एक रेखा AB तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम स्केल से सीधा मिलाना है, ये आपका रेखा नंबर 1 हो गया। अभी हमने बताया कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा, नीचे की ओर, मूल बिंदु की ओर, तो इसको इस तरीके से इसको छायांकित कर दें नीचे की ओर। क्लियर, इसके बाद स्टेप नंबर 2 में जो हमने रेखा खींची है वो है आपकी रेखा दूसरी वाली, उसके निर्देशांक हैं आपके C बिंदु के 24,0, तो यहां पर 24 देखो कहां पर 20 तो ये है, और इसके बाद 4 इकाई 4 मिलीमीटर के ये खाने और बनाएंगे, तो यहां पर ये पॉइंट आपका मिल जाएगा, इसको लिख दें 24,0 और ये पॉइंट आपका है C। ठीक है, और इसके बाद D पॉइंट है 0,30, तो 0,30 का मतलब देखो ये सीधा सीधा हो गया, ये पॉइंट होगा, ये 0,30 हो जाएगा, है ना। इसको यहां पर लिख देते हैं 0,30 ये बिंदु है, और इस पर हमें बिंदु कोई डालना है, D बिंदु डालना है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को आपस में मिला दें, तो यहां से इसको आपस में यूं ऐसे मिलाएं और आगे बढ़ाएं, तो ये इस तरीके से आपकी, ठीक है। ये अब देखो यहां पर थोड़ी सी एक दिक्कत सी दिख रही होगी कि ये नीचे वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ऐसे लिख रहा है कि जैसे यहां पर देखो इस तरीके से, याद रखना है यहां पर आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा गड़बड़ सा दिख रहा है, इसको आप विशेष रूप से समझें, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कुछ निर्देशांक का नया नाम दें, ये आपका बी सी डी ई लिख देते हैं, यहां पर ई लिख दें, ठीक। अब देखते हैं इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा, वो होगा ओ, ये सी, ई और ये आपका बी, ठीक। ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र होगा, यहां लिख दें सुसंगत हल क्षेत्र, ये बराबर कितना मिलेगा आपको, देखो ओ सी, ये ओ सी ई बी, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है। अब हमें बात करनी है इस ई बिंदु जो आपका मिला है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। इसके लिए हम देखो ए बी रेखा, ये आपकी ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, इन दोनों को हल करें तो आपका ये ई पॉइंट का निर्देशांक मिल जाएगा। देखिए यहां पर हम सुसंगत हल क्षेत्र को ये लाल कलर से छायांकित कर दें, इस प्रकार देखिए यहां पर ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है, ठीक। तो इसका हमें इसमें हमें क्या ढूंढना है, ये कोणीय बिंदु मिले, और इन कोणीय बिंदु पर हमें देखना है कि z का मान किस बिंदु पर सबसे अधिकतम है, क्योंकि हमें क्या करना है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, तो उसका हमें लाभ का अधिकतमीकरण करना है। तो चलिए यहां पहले सबसे पहले ई बिंदु के निर्देशांक निकालें। तो ई बिंदु जो है वो ए बी रेखा और सी डी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहां पर हम सबसे पहले ए बी रेखा लिखें। ए बी रेखा कौन सी है, देखो इसका है आपका 5x प्लस 8y बराबर 200। क्या लिखना है, 5x प्लस में 8y बराबर में 200। और इसी प्रकार जो सी डी रेखा है उसको भी लिखें। सी डी रेखा आपकी देखो ये है 10x प्लस 8y बराबर 240। क्या लिख दें, 10x प्लस में 8y बराबर में 240। बस इसको हल कर दें, और यहां हल करना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि यहां पर ये 8y आपके बराबर हैं, या सीधा घटा दें तो ये y आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 5x और बराबर में माइनस में ये बचेगा 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका x का मान कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये x का मान 8 यहां कहीं समीकरण में रख दें, पहले वाले में रख देते हैं, तो आपको यहां पर मिल जाएगा 5 इंटू एक्स का मान 8 रख दें, प्लस में 8y आपका ठीक ज्यों का त्यों बराबर में 200 लिखें, और ये 8 पंचे 40, इधर 40 पहुंचाएंगे तो आपको 8y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां पर 40 घट जाएगा 160 मिल जाएगा, तो y बराबर 8 दूनी 16 मानी 20 हो जाएगा। तो यहां पर बिंदु ई के जो निर्देशांक हैं वो हो गए 8,20, ठीक। x की वैल्यू 8 और ये y की वैल्यू 20। तो इस तरीके से ये ई बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं। अब हमें क्या करना है, कोणीय बिंदु लिखना है, और कोणीय बिंदुओं पर हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखो कौन से कोणीय बिंदु हैं, कोणीय बिंदु, ठीक। तो कोणीय बिंदु, ये देखो एक काम और ऐसे भी कर सकते हो आप, इसकी आप टेबल एक यहां बना लिया करो, यहां पर कोणीय बिंदु लिख लें, और इसके बाद यहां पर जो z का मान है वो लिख दें। z बराबर देखो कितना है, ये फलन आपका z बराबर है, ये आपका देखिए ये लिखा है 5x प्लस 6y, है ना। z बराबर लिख दें 5x प्लस 6y, ठीक है। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो एक बिंदु है आपका 0, ये b बिंदु है, और इस b बिंदु के निर्देशांक हैं 0,25, और एक आपका ई बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं 8,20, और एक आपका ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु, और इसके निर्देशांक हमारे पास हैं कितने, 24,0, ठीक है। तो बस इन पर हमें देखना है z का मान इस पर ज्यादा है या इस पर ज्यादा है या इस पर ज्यादा है, एक टेबल के रूप में बना दी, बात तो वही है, एक ही बात है। तो यहां पर देखो z की वैल्यू निकालो, तो यहां x का मान 0 लिखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो z का जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 25 छक्का 150 होता मान 150, ठीक है। z का मान कितना मिलेगा, 150। अब यहां पर देखिए ई बिंदु पर कितना मिलेगा z का मान, तो ये मिलेगा z बराबर आपको लिखना है कितना, 5 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 20, ठीक है। और 8 पंचे 40 ये हो गया, 6 दूनी 12 120 ये हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160, ठीक।
और इसी प्रकार यहां पर देखो जेड की वैल्यू निकालें तो ये आपको लिखना है 5 इंटू एक्स का मान 24 लिखें और फिर प्लस में 6 गुणे वाई का मान 0 लिखें। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 गुनी 10 और 1 10 2 12 120। ठीक, अब आप बताओ कि इन तीन बिंदुओं में से किस बिंदु पर सबसे बड़ी जेड की वैल्यू है। एकदम साफ सीधा दिख रहा है कि भैया ई बिंदु पर जेड की वैल्यू अधिकतम है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो स्मृत चिन्ह बने, देखो ध्यान दें, x बराबर हम 8 लिख दें, y बराबर हम 20 लिख दें और इस पर z का जो अधिकतम मान है वो लिखेंगे 160। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कंपनी द्वारा स्मृत चिन्ह बनाए जा रहे हैं वो ए प्रकार के स्मृत चिन्ह बने, कितने 8 बने, और बी प्रकार के स्मृत चिन्ह बने वो कितने बने 20 बने। तब इसका जो अधिकतम लाभ होगा वो कितना होगा 160 रुपया होगा। अधिकतम लाभ बराबर कितना होगा 160 रुपया। क्लियर भैया, समझ में आया। देखिए हमने बताया कि ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं लेकिन एक्चुअली बड़े हैं, बस उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर हमें क्या दिया गया है और हमें क्या पूछा गया। ठीक है, पहले हम ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ने के बाद ही ये सब कुछ पूरा ये टेबल बना सकते हो। बाय द वे किसी सवाल में अगर आप ना बनाएं, टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंसी नहीं है लेकिन भूल भटक ना हो इसके लिए आप टेबल बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसमें आपको देखना है कि हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, काहे का हमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से अब हम इस एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को आपके लिए छोड़ देते हैं। बाकी अगर आपने किसी प्रश्न में कोई समस्या आपको लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो ही हम आपको आगे वाले प्रश्नों का हल देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि आपने खुद स्वयं प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है भैया, कोई डाउट? तो अब हम यहाँ पर आज के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रायिकता पढ़ाएंगे और प्रायिकता से पहले जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी को इन प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सवाल हमें बताना है, तो हम केवल और केवल वही प्रश्न आपको बताएंगे जो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, बाकी हम आपको प्रोबेबिलिटी आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।